हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में अभी एक महामारी का वक्त चल रहा है। तो दोस्तों, इसी वक्त में जब हम लोग सब लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, तो आप सबको मैं एक केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक जजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ये केस हुआ था महामारी के टाइम में। ये एक बहुत ही पुराना केस है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा एक ऐसी ऐतिहासिक फैसले के बारे में जो महामारी के द्वारा आया था। केस आपने सुना होगा अगर आप लॉ के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। अगर नहीं सुने हैं तो ज़रूर आज ये वीडियो देखिए और ये केस के बारे में सुनिए। ये केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बारे में। ये केस बहुत ही पुराना है। ये केस 1892 का एक ऐसा केस है। इंग्लैंड में इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई थी तब, जो उस समय जो नकली दवाइयाँ है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था। इन दवाइयों का दावा ये था कि इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जो इस समय इन लोगों को कोशिश होती है कि ये बीमारी है, उनका इलाज में जो मेडिसिन आ रहा है उनका फ़ायदा समाज का लोगों को लूटने के लिए किया जाए, उल्टी सीधी दवाइयाँ बेच दिया जाए। इसी रिलेटेड ये केस है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में तब उस समय इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था और करीब 10 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे। तो लंदन में एक कंपनी था, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो महामारी के समय उस कंपनी ने पैसा कमाने के लिए एक स्मोक बॉल लॉन्च किया था। उन लोगों का दावा ये था कि उस इन्फ्लुएंजा को ठीक करते हैं, वायरस को ठीक करते हैं। ये स्मोक बॉल कार्बोलिक एसिड से भरा एक इनहेलर था जो उन लोगों ने बनाया था। तो कहा गया कि जो व्यक्ति इस स्मोक बॉल को उपयोग करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो कंपनी ने विज्ञापन दिया कि अगर कोई व्यक्ति इस इनहेलर को 3 बार इस्तेमाल करे दिन में तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। अगर हो गया तो कंपनी की तरफ से उसे 100 यूरो इनाम में दिया जाएगा। और बाद में अलायंस बैंक में 1000 यूरो कंपनी ने जमा भी करवाए। तो लंदन के एक महिला जिनका नाम था कार्लिल, उन्होंने ये विज्ञापन अखबार में देखा और एक स्मोक बॉल खरीद ली। अब कंपनी के डायरेक्शंस के हिसाब से उन्होंने यूज़ भी किया, पर उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, जिसके बाद उन्होंने क्लेम किया और कंपनी ने क्लेम डिनाई कर दिया और डिनाई से देने से इनकार कर दिया। लुइसा एलिजाबेथ ने कंपनी के खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दिया और कोर्ट में कंपनी के डिफेंस लंदन के बैरिस्टर कर रहे थे और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो नियम है उन्होंने समझाया और ये केस एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक लीडिंग केस बन गया। तो बाद में कंपनी का दावा ये था कि उनके साथ तो कोई वैलिड कम्युनिकेशन या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था और ये कंपनी ने एक जनरल ऑफर दिया था जो सब के लिए था। तो ये एक आम आदमी के लिए ऑफर था जिसमें कार्लिल भी आते हैं। तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। हालांकि कोर्ट ने अस्कीबत की तर्कों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी का विज्ञापन वेद प्रस्ताव था और कार्लिल ने विज्ञापन के परिणाम स्वरूप स्मोक बॉल खरीदकर उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया था। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने बैंक में 1000 यूरो की राशि जमा कर अनुबंधात्मक संबंध में प्रवेश करने के इरादे का संकेत भी दिया था। ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने कार्लिल को मुआवजा देने का आदेश दिया था। एपीलो न्यायालयों के 3 जज थे, लॉर्ड जस्टिस लिंडल, लॉर्ड जस्टिस बोएन और लॉर्ड जस्टिस एल स्मिथ के फैसले के प्रमुख। उनका कहना था कि नंबर 1, प्रस्ताव लागू करने के लिहाज से स्पष्ट नहीं था। नंबर 2, कंपनी ने बैंक में 1000 यूरो जमा कर संविदात्मक संबंध बनाने के अपने इरादे का संकेत दिया था। नंबर 3, कंपनी पेशकश पूरी दुनिया के लिए थी,
हालांकि अनुबंध उसी व्यक्ति के साथ होना था जिसने उत्पाद खरीदा था। नंबर 4, प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक नहीं था। उत्पाद का प्रदर्शन और आचरण स्वीकृति की सूचना देने के बराबर है। नंबर 5, यदि को उत्पाद का उपयोग करने पर असुविधा हुई जबकि कंपनी को अतिरिक्त बिक्री का लाभ मिला। तो अब लॉर्ड बर्न ने आगे कहा कि अगर मैं विज्ञापन देता हूं कि मेरे कुत्ते को खो गया है और जो भी कुत्ते को खोज कर लाता है उसे पैसे दिए जाएंगे, तो क्या पुलिस ये अन्य वो सब व्यक्ति जिनका काम खोए हुए कुत्ते को खोजना है वो मुझसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? क्यों? निश्चित रूप से जैसे ही वो कुत्ते को खोज लाएंगे विज्ञापन की शर्त पूरी हो जाएगी। सर, ये है कि कुत्ते को खोजा जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है अनुबंध को बाध्यकारी बनाने के लिए स्वीकृति की कोई अधिसूचना दी जानी चाहिए। ये इस बात का अनुसरण है कि शर्त को पूरा करना अधिसूचना के बिना पर्याप्त स्वीकृति है। एक व्यक्ति जो विज्ञापन में कोई शर्त रखता है उसे आम समझ के अनुसार ही समझा जाएगा, इसीलिए वो अपने प्रस्ताव में निहित रूप से संकट देता है कि उसे प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यकता नहीं है। अब लॉर्ड स्मिथ ने कहा कि विज्ञापन में एक प्रस्ताव दिया गया है जिस पर अमल किया जाना था। जब अमल किया गया है तब शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, यदि दुनिया के लिए कोई प्रस्ताव है जिसमें कि प्रत्याकस या परोक्ष रूप से प्रदर्शन की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है तो प्रस्ताव में निर्दिष्ट शर्त का प्रदर्शन की स्वीकृति माना जाएगा। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि विज्ञापन में दिया गया प्रस्ताव एक दांव था। इस फैसले ने एक मिसाल कायम की थी कि एक तरफा पेशकश की भी बाध्यकारी अनुबंध का कारण बन सकता है। अभी भी दुनिया भर में कानून के विद्याकर्ता को अनुबंध कानून की अनिवार्यता को समझने के लिए एक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस फैसले से न केवल उपभोक्ता आंदोलन की इतिहास को पता लगाया जा सकता है बल्कि इस मामले में पहली बार उत्पाद के न्यूनतम गुणवत्ता मानक के लिए निर्माताओं की देयता भी तय की थी। ये मामला इतिहास में अनुबंध कारण के न्यायशास्त्र में योगदान के लिए जाना जाता है। साथ ही ये मामला उस वकील के लिए भी जाना जाता है जिसने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था। दरअसल क्या है, मामले के तुरंत बाद H.H. अस्कृत ने वो काला छोड़कर राजनीतिवाद बन गए। बाद में वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने और 8 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य का नेतृत्व किए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जो जजमेंट मैंने आपको सुनाया कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको ये वीडियो देखकर आपको अच्छा भी लगा होगा और कुछ हेल्प भी मिला होगा ये जजमेंट सुनकर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हाँ, ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।